इसमें कि परिवार का नहीं है, कौन कब कहाँ घात लगा के बैठा हो, बच्चों की सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज इनको बच्चों को भी साथ में लाना पड़ा है। नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए आप साथ में हैं, आखिर बेचारे जाए तो जाए कहाँ। इनको जब बोला गया गांव से कि आपको इतनी रेट देंगे, आपको काम करना है, किया, लेकिन जिस रेट को सरकार ने बताया, जिस रेट को प्रशासन ने बताया है, उस रेट में तो इनका भोजन जो है वो भी मिलना मुश्किल है, ऐसी रेट है। उस रेट में तो इनको दिहाड़ी जो है दिन की 100 रुपये भी नहीं पड़ने वाली है, मनरेगा की मजदूरी है उससे भी कम पड़ने वाली है। इस स्थिति में ये देखिए युवा है अपना घर बार परिवार सब छोड़कर और यहाँ पर हालात से मजबूर होकर आश्रय स्थल में पहुँचे हैं, जो कि चेटक सर्कल अपना गुरु गोविंद सिंह जी के सामने स्कूल है, यहाँ पर इन्होंने आश्रय लिया है। ये बहुत बड़ी विनम्रता है इस देश की, जहाँ पर धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, राजनीति के नाम पर राजनीति करते हैं, इन मजदूरों के नाम की राजनीति करते हैं। कोई मजदूर मर जाता है तो फट से दलाली करने के पहुँच जाते हैं, लेकिन ये जिंदा मजदूर है, जिंदा जान है, और इनकी जीवित जान होते हुए भी अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद भी, टीवी में खबर आने के बाद भी इनका कोई हाल चाल पूछने नहीं आया कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई पीड़ा तो नहीं है। लेकिन देखिए आप, कोई हादसा हो जाए और तुरंत पूरा प्रशासन आ जाता है, जैसे बहुत बड़ी दया दिखा दी हमारे ऊपर, एहसान कर दिया हमारे ऊपर। इतनी बड़ी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इन मज़दूरों को जिंदा लोगों की व्यवस्था कीजिए, मुर्दों की तो मुर्दे के बाद तो उसके ऊपर चील कौवे गीदड़ वो खाते हैं, ऐसे मुर्दों की राजनीति न करें, सच्चाई की राजनीति करें जिसमें इन मज़दूरों को फायदा लाभ मिल सके। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये उदयपुर में आए मजदूर इनका परेशानी नहीं, ये देश के कोने कोने में जितने भी मजदूर हैं उनके साथ में रोज़ ऐसे हादसे होते हैं, रोज़ उनकी मजदूरी मारी जाती है। बेबस लाचार और ये तड़पता हुआ कानून उस मछली की तरह जिसको पानी नहीं मिल रहा, इस तरह का कानून इनकी रक्षा नहीं कर सकता, इनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। जिसके इतिहास में 70 सालों में एक मालिक जेल नहीं गया हो, जिसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी हो, जो मालिक दबंगता से जी रहा हो, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, ऐसे में क्या हम सोच सकते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा, इनकी मेहनत की कमाई मिलेगी, इनकी रोजी रोटी चलेगी, इनका घर क्या वापस जा पाएंगे। ये तो ठीक है कि कुछ अच्छे लोग जिंदा है, इसीलिए ये शर्मिंदा नहीं है, वरना उन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इनको मजदूर को मारने में। सबसे बड़ा मुनाफा अगर होता है तो इनकी मजदूरों की मजदूरी से मन का मुनाफा होता है, उस मुनाफे की वजह से वो जिंदा है, वो डब्ल्यू बेन कार में घूम रहे हैं, वो महंगी महंगी होटलों में जीमते हैं, वो जीमन में जा रहे हैं। वो इन्हीं मजदूरों की बदौलत है कि आज वो ज़िंदगी जी रहे हैं, लाखोंपति है, करोड़पति है, लेकिन इन मजदूरों का दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। आज ये देखिए, इनका अपना घर है, इनकी खेती बाड़ी है, नहीं है तो सिर्फ पैसा, इसीलिए आज घर से बाहर आना पड़ा, 2 पैसे कमाने के लिए आज यहाँ आना पड़ा। इनके पास भी खेती बाड़ी होगी, इनके पास भी जागीरी होगी, ज़मीन होगी, लेकिन मजबूरी लाचारी इनको खींचकर मजदूरी की ओर लेकर आई है कि शायद 2 पैसा आएगा तो कुछ करेंगे। होली आने वाली है, त्यौहार आने वाला है, शायद हम भी अपने बच्चों को कुछ न कुछ अच्छे मनाएंगे, लेकिन इनको नहीं पता था कि हमारे साथ में इस कदर से हादसे होने वाले हैं। इस कदर हम देखेंगे कि ये नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर साथ में आए, जबकि पहले जब मजदूरी करते जाते थे, चाहे 2 साल 10 साल जाते थे, तो गांव के भरोसे हम लोग बच्चों को छोड़ के आते थे, बच्चों को छोड़ा जाता था, गांव के लोग माता पिता के समान होते थे। लेकिन आज के माता पिता न जाने कहाँ गुम हो गए हैं, पग पग पे राक्षस ज़्यादा पैदा हो गए हैं, न बच्चों को घर पे छोड़ सकते हैं, न पत्नी को घर पे छोड़ सकते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि घर पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए मरना साथ, जीना साथ, बच्चे साथ, सब कुछ साथ रखते हैं। आखिर क्या है ये व्यथा मजदूर की? अब व्यवस्था तो सही हो गई है, लेकिन अब पेमेंट का हो जाता श्रीमान जी तो सही रहता। अभी खाने पीने की व्यवस्था हो रहा है। आखिर हर समय ये मजदूर ही क्यों मरता है? क्या मालूम सर जी, मजदूर ही मारा जाता है और कोई इसमें कोई नहीं है मारा जाता है, इसमें गरीब ही मारा जाता है। और सब हमारे भी खेती बाड़ी है थोड़ा बहुत सर जी, इतना भी थोड़ा बहुत सबके है, और सबका की खेती बाड़ी सरसों राई सबका आ गया है। हमको जल्द से जल्द जो भी करना है तो जल्द से जल्द करवाइए। शायद ये गांव तो एक दिन भर जाएंगे,
लेकिन ये ज़ख्म कभी समाप्त नहीं होंगे, ये ज़ख्म हमेशा याद रहेंगे। हमेशा मज़दूरी मारता आया है, लेकिन जब मज़दूर जागेगा, जब मज़दूर भी अपने कबान में, जब इनके बच्चे शिक्षित होंगे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज बहुत सारी प्रेरणा ले रहे हैं कि दुख के घर से जन्म लेता हर एक इंसान जिसने दुख सहन नहीं किया हो, जो सीधा ही डब्लू वैन कार में बैठकर अफसर बन गया हो, उसको क्या पता कि गरीबी क्या होती है, गरीबाई क्या होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, अपने आप को बदल लीजिए, अच्छे कानून बनाइए। आप सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, बाबा साहब ने कितने अच्छे कानून बनाए थे, क्या उसके बाद में कोई बाबा साहब नहीं बना? क्या उसके बाद में कोई गरीबों की देखने वाला नहीं बना? उसके बाद में भी आपको बाबा साहब से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आप भी बनिए, अच्छे कानून बनाइए, इन मज़दूरों की रक्षा कीजिए। इन मज़दूरों को आपने एक झोला छाप एक कार्ड लेके आए हैं जिसका नाम है ई श्रम कार्ड, जिसका कोई शर्म नहीं। मरने के ऊपर आपने 2 लाख रुपए दे दिए, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए क्या दोगे कुछ पता नहीं है ना। तो ज़िंदा रहने के लिए ऐसी नीतियाँ बनाइए, उस कार्ड को ऐसा बनाइए कि मज़दूर उसमें से कहीं जाकर दफ्तर में शिकायत कर सके, ऑनलाइन शिकायत कर सके, बड़ा अधिकारी इनके लिए नियुक्त हो। लेकिन श्रम विभाग जैसे अधिकारी भी अगर मौके पर नहीं आते हैं, 4-4 दिन इनको हो गए हैं, अभी तक इनकी किसी ने खैर खबर कुछ नहीं सुना है। इनको लाठी खानी पड़ी है, इनको प्रताड़ना झेलना पड़ी है, 3 दिन से भूखे अलग है, खाना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ऐसे मज़दूर कब तक मरते रहेंगे हमारे देश में? ये सूरों की धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और कितने ही तरह के सम्राटों ने इतना सच्चा संदेश दिया है। गरीबों को जीवन जीना सिखाया है, मज़दूरों को काम करना सिखाया है, खेती करना सिखाया है। लेकिन हमारी सरकार ने इन मज़दूरों को मारने की सोच रही है, षड्यंत्र एक तरह का। ये आने वाले समय में अगर मजबूत कानून नहीं बने तो शायद कई मज़दूर जान गंवा बैठेंगे, कई दबंग राज कर बैठेंगे। आज भी मज़दूरों को कहा जाता है कि तू मुझे जानता नहीं है, मेरे एसपी है, कलेक्टर है, जान पहचान है, तुझे मरवा दूंगा, बहुत खतरनाक आदमी हो। ये किस तरह की नीतियाँ मुझे समझ में नहीं आती है। ऐसी नीतियों पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और सरकार को बता देना चाहिए कि सरकार से बड़ा कोई सर्वोपरि नहीं है। उनकी दबंगगिरी उनके जेब में डाल देनी चाहिए ताकि तुमको पता पड़े कि सरकार भी इसमें है, न्याय व्यवस्था भी इस देश में है। न्याय व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ बनानी चाहिए ताकि सबको न्याय मिल सके। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज इन मज़दूरों की दर्द भरी कहानी है। इन्होंने काम किया और आज इनको पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, मार खानी पड़ रही है, लाठी खानी पड़ रही है और 3 दिन से भूखे रहना पड़ रहा है। शाम का भोजन तो हो गया किसी की कृपा से, लेकिन कल का क्या होगा भरोसा नहीं। तो देखते हैं कि मज़दूरों को कल पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो कितना मिलता है, क्या नहीं मिलता है तो आगे क्या नीति रणनीति रहेगी, क्या कुछ रहेगा, किससे मदद की दरकार करेंगे, ये कल विचारणीय प्रश्न है। तो कल आपसे मिलेंगे। अब तक देखते रहे इन मज़दूरों की व्यथा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इन मज़दूरों की व्यथा लिखें कि इस तरह मज़दूर आज भी देश में मजबूर क्यों हैं, इतना लाचार क्यों है और इस गरीबी और लाचार की वजह कौन है, ये भी ज़रूर बताएं। तो आप देख पा रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे माताओं के हाथ में है, बहनों के हाथ में है, न जाने कब पैसा मिलेगा। पैसों की आस में आंखें भी सूज गई है। 3 दिनों तक कैसे रहे तुम? क्या रोड पे क्या कोई खतरा नहीं था कि कोई मार देगा, कोई गाड़ी आ जाएगी, ऐसा नहीं लग रहा था? अब सर देखिए, हम लोग तो काम करने वाले हैं, जहाँ देखे वहीं पर। लेकिन तुम तो पढ़ाई करनी चाहिए, इस उम्र में काम क्यों करना पड़ रहा है? काम अब मजबूरी होती है सबकी। अब देखिए, मैं पढ़ाई कर रहा था, BA सेकेंड ईयर चल रहा था, लेकिन मेरे पिताजी अभी 1-2 साल पहले एक्सपायर हो गए, इसलिए अब घर को चलाने वाला मैं हूँ, इसलिए मजदूरी करना पड़ रहा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रम के धर्म के ठेकेदार हो, अरे बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, देश में प्रगति कर देंगे, देश के लोगों को मजबूत बना देंगे। आज इस भाई की हालत देखो, पिता नहीं है, अब कैसे घर चलेगा? कंधों पर माँ का बोझ, भाई का बोझ, छोटे भाइयों का बोझ, बहन का बोझ। शादी करना, अभी नेक्स्ट मंथ शादी है बहन की। बोलो। अभी नेक्स्ट मंथ बहन की शादी है, इसलिए मैं सोचा जितना भी कमा लूँगा मेरे लिए सहूलियत होगी, लेकिन मेरे को क्या पता कि ये लोग सब खा जाएंगे। देखो आप, क्या आपके अंदर दिल नहीं है? क्या आपके अंदर जज्बात मर गए हैं? या रावण के या कुंभकर्ण के भांति तुम सो गए हो? थोड़ा तो जीवित होगा, अंतरात्मा जीवित होगी, थोड़े तो जागिए। आपकी जिम्मेदारी है। आप
पढ़े हैं, BA तक पढ़े हैं, क्या समझ पाए इस सरकारी सिस्टम को, इस अधिकारियों को? क्या समझ, इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है इनको, क्या समझ पाए अभी तक? ऐसा कि देखिए, जब तक ये एक नियम ही बना है कि जब तक मजदूरों का बुला के जब तक उनको खाएंगे नहीं, तब तक उनका पेट भरेगा नहीं। यहीं से मिलेगा उनको आहार। हमारे जो हम अपना छाती पहनेंगे तो उससे निकाल के जितना सोचते हैं जितना भी बच जाए हमारे लिए उतना सब निकाल के मजदूरों को पेट में लात मार के ऐसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, खवा पिया रहे हैं। मजदूर चाहे यहाँ रास्ते में पड़ा रहे, कुछ भी करता रहे, उसको उससे मतलब नहीं है। पहले कभी काम पे गए हो, ऐसे कभी समस्या आई है? ऐसे समस्या कभी नहीं आई। मैं तो अपनी ज़िंदगी में अभी दूसरी बार आया हूँ। पहले कहाँ गए थे? पहले गया था उधर, बोले तो अपने MP में ही था। पैसा मिल गया था? पैसा बराबर मिल गया था, जितने में हमारी बात हुई बराबर, कोई गच पिच नहीं हुआ था। कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं अच्छा है, लेकिन मैं राजस्थान अंदर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं पहली बार ऐसी ही समस्या में पड़ गया हूँ। मैं तो राजस्थान का नाम बहुत अच्छा सुना था कि वहाँ की सरकार, वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आज आके देख लिया कि यहाँ की व्यवस्थाएं और सरकार कैसी है। तो देखिए ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है आपके शौर्यवान शौर्य की गाथाएं गा रही है कि आज का ये बालक कल का भविष्य होगा। जो ये शायद पढ़ता तो कलेक्टर, SP बनता, इस व्यवस्थाओं को सुधारता, लेकिन आजकल SP और कलेक्टर मजदूर के पेट से बनना बंद हो गए हैं। अब तो मशीन से बनना चालू हो गए हैं। करोड़पतियों के घर में ही कलेक्टर बनते हैं, करोड़पतियों के घर में ही मजदूर बनते हैं। आज हमारे बीच में मोहम्मद एजाज है, जो कि इस पूरे, आप देखें कि रैन बसेरे का संचालक करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इंसानियत कहाँ है? आज 135 मजदूरों को देखकर एजाज साहब क्या कल्पना करते हैं, क्या पीड़ा हो गई आप? नमस्कार, मैं मोहम्मद एजाज, उदयपुर रैन बसेरा चेटक सर्कल से। जैसा कि गोविंद जी ने बताया है कि आज सवेरे एक घटना घटी थी, इसके तहत ये मज़दूरों पे लाठीचार्ज भी हुआ। कहीं वहाँ का जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में हमें इतना पता नहीं है। उसके बाद में 135 लोग आए हैं यहाँ पे, जिनके पास खाने के पैसे तक नहीं है। उन लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है और उन्होंने हमारे से अपेक्षा की है कि मज़दूर लोग हैं, इनको रहने के लिए व्यवस्था वगैरह चाहिए, तो हमने आगे से बात करके इनको व्यवस्था दी गई है। एजाज भैया, ये तस्वीरें देखकर कैसा मन हुआ? आपने रोड़ा खोला है अभी? बड़ा दुख हुआ है इन लोगों को देख के। इनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, ऐसे बिलक रहे थे और ये लोग बोल रहे 5 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसा लगता है कि इंसानियत मर चुकी है दुनिया में। बड़ा गंदा लगता है इस चीज़ को देख के। वास्तव में मेरे को ऐसा लगा कि 2 दिन लगातार हो गए, कल भी मैं इनके साथ में था, कोशिश कर रहा हूँ कि ठेकेदार से पैसे मिल जाए, जैसे जैसे मिल जाए। अरे अखबार में छाने का मत करो, TV में छाने का मत करो, इंसानियत के पे छाने का कोशिश करो, इंसान बनने की कोशिश करो। इंसान बन जाओ, वही हमारे लिए बहुत है। इन लोगों की, ऐसे लोगों की मदद करो। ऐसे गरीबों के, मज़दूरों के पैसे खाकर तुम कौन से करोड़पति बन जाओगे? जैसे तुम खाओगे वैसे ही तुम्हारे पैसे निकल भी जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। एक न एक दिन तुम्हारे किए का भांडा ज़रूर फूटेगा। मैं उन ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ, कोई एक नहीं, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो मज़दूरी को हड़प जाते हैं, मज़दूरी खा जाते हैं, मज़दूरी के लिए अधिकारियों को आगे कर देते हैं। कैसे मज़दूरी खाई जाए तरीके निकालते हैं ऐसे लोग, गीदड़ लोग, मुर्दाखोर लोग। उनसे कहना चाहूँगा कि एक दिन तुम्हारे ये किए की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी और ईश्वर तुम्हें अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में देंगे। तो अच्छे कर्म करें, नेकी करें और ऐसे मज़दूरों की मदद करते रहें और आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में बदलाव करेंगे। आगे कभी ऐसी हमें तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी। सरकार भी मजबूत और सशक्त कानून बनाएगी जिससे मज़दूरों को न्याय मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।